unequal distribution of land and property. Land is very important for cultivation. From British period in India, because of the system like zamindari, land ownership was with the handful of zamindars. This class was not directly, ये मैंने बता दिया था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो जमींदार के हाथ में जमीन थी और वो जमींदार क्या करते थे, जमींदार फार्मर से रेंट या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स को दे देते थे, और वो लैंड या रेवेन्यू इट वाज नियरली 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। आप सोचो, एक फार्मर बेचारा साल भर जितनी मेहनत कर रहा है, उस वो मेहनत करने के बाद उसे जितना भी प्रोडक्शन होता है, मान लो 100 kg प्रोडक्शन हुआ, उसका 50 kg तो वो जमींदार को दे रहा है, ठीक है। ये हालात थे। दिस वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड, दिस क्लास वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लैंड कल्टीवेशन एंड हैड नो इंटरेस्ट इन इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जमींदार का जो क्लास था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं था। उनको तो क्या चाहिए था, उनको बस रेंट चाहिए था, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। ऑन द अदर हैंड द टेनेंट्स में बताया था मैंने, जो जमीन भाड़े पे लेते हैं, वेर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड एंड वेर नॉट द ओनर्स, सो दे ऑल्सो हैड नो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट। लो, दोनों क्लास, जो जमीन के मालिक थे वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और जो जिन्होंने जमीन भाड़े पे ली है वो भी क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं था, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आपको कुआं खोदना जरूरी है एग्रीकल्चर में, बोरवेल लेना जरूरी है, ट्रैक्टर का होना जरूरी है, बैल का होना जरूरी है, फर्टिलाइजर्स का डालना जरूरी है, लेकिन वो तब होगा ना जब आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये लोग इन्वेस्ट करते नहीं थे, तो इसीलिए प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों ही कम थे। अब दोनों कम हो गए तो फार्मर्स की इनकम कहां से आएगी, यानी ज्यादातर फार्मर्स क्या थे, गरीब। दैट इज द रीजन। अमीर बहुत अमीर थे और गरीब बहुत गरीब थे। दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। यानी जैसे अगर आप गांव में देखोगे तो एक नॉर्मल फार्मर के पास 4 से 5 हेक्टर की जमीन है और जमींदार के पास 200 हेक्टर, 300 हेक्टर। अब आप देखो, क्या ये 300 हेक्टर वाला फार्मिंग करता होगा? नहीं, वो क्या कर देगा, भाड़े पे दे देगा, ठीक है। इनके लिए ये जमीन जरूरत से कम है और जमींदार के लिए ये जमीन जरूरत से ज्यादा है, तो आधी आधी जमीन तो बंजर पड़ी रहती थी। अभी आप जाके देखो, वेसु अल्थान साइड पे देखो, कितने सारे फ्लैट बने हुए हैं। जो ऑलरेडी एक फ्लैट में रहता है अमीर इंसान, वो 3-3, 4-4, 5-5 फ्लैट बुक करके बैठा हुआ है। क्यों? इन्वेस्टमेंट। किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। हो क्या रहा है पता है, जिसको जरूरत नहीं है वो इन्वेस्ट करके बैठा है, और इस वजह से घरों की कीमतें क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बेचारा जिसको सही में घर की जरूरत है, जिसके पास एक भी घर नहीं है, वो एक घर भी खरीद नहीं पा रहा है। क्यों? अमीरों ने डिमांड कर करके उसकी प्राइसेस बढ़ा दिए। इंडिया में घरों की कीमत अमेरिका के घरों की कीमत से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इंडिया में घरों की कीमतें अमेरिका में घरों की कीमतें या वहां की जगह की कीमत है उससे इंडिया में जगह की कीमत ज्यादा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर घर वो लोग लेके बैठे हो जिनके पास एक घर ऑलरेडी है। इसीलिए प्रॉपर्टी बिल के बारे में अगर आपने सुना था, नोटबंदी के बाद मोदी लेके आने, ऐसा कुछ सुना था आपने, अफवाह आई थी, राइट। कभी कभी लगता है कि वो सही होता है। जिसके पास एक घर है उसे क्या जरूरत है 5-5, 6-6 घर लेके बैठने की, क्या जरूरत है? लेकिन ये सही नहीं होगा। जिसके पास पैसे वो क्या करेगा। सो एनीवे, ये एक रीजन है जिससे चीजें बढ़ती है और गरीब गरीब ही होते जाते हैं, अमीर अमीर ही होते जाते हैं। दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। रीड कर लो एक बार ये टॉपिक।
ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वो है जो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, मशीन्स, हैवी मशीन्स यूज होती है। लेबर इंटेंसिव में मशीन का यूज कम होता है लेकिन उसकी जगह पे वर्कर्स का यूज ज्यादा होता है। तो वर्कर्स का यूज ज्यादा होगा तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस कम दिया और हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस हमने ज्यादा दिया। हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री मतलब आयरन, स्टील, केमिकल, सीमेंट, ये सब बनाने वाली इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन जहां पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगेगा वहां पे याद रखना वर्कर्स की जरूरत कंपैरेटिवली कम होती। मैंने आपको लास्ट टाइम रोड का एग्जांपल दिया था, पहले जब रोड बनता था तो हजारों वर्कर्स खोद काम करते थे। अब एक जेसीबी मशीन आ गया, उसमें एक ड्राइवर और आजू बाजू में 2-4 लोग, तो 8-10 जन मिलके रोड बना देते हैं। क्यों? हैवी मशीन की वजह से। तो मशीन में क्या लगा, इन्वेस्टमेंट लगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये एक रीजन रहा है पुअर्टी का, कि हमने स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कम किया, एक्चुअली उसको इंपॉर्टेंस ही हमने कम दिया। और ये इंडस्ट्री सब कहाँ डेवलप होते हैं, ये स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादातर कहाँ डेवलप होते हैं, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में अगर ये इंडस्ट्री डेवलप हो जाते तो वो जो एक्स्ट्रा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जरूरत बिना वाले, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाले, उनको यहाँ पे जॉब मिल जाती। तो गांव में एक घर में खेती बाड़ी से भी पैसे आते और वो जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहा है वहां से भी पैसे आते। तो इससे घर के अंदर डबल इनकम आ जाती है और लोग पॉवर्टी से बाहर आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दैट इज आवर थर्ड रीजन, मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। फोर्थ, रैपिड इंक्रीज इन प्राइजेस, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्पीड में बढ़ गई। The price rise seriously affects poverty because war, droughts, अकाल पड़ना, ठीक है, low national production, rapid increase in demand, increase in production cost, price of goods and services as well as edible goods rise rapidly. तो अगर कहीं जब कुछ वॉर जैसी सिचुएशन होती है, ड्रॉट्स होते हैं, ड्रॉट्स मतलब अकाल पड़ना, तो उस साल क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है। प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड तो उतनी रहेगी, तो शॉर्टेज हो जाती, और शॉर्टेज होगी तो प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इन सब रीजन की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का, लाइट बिल का, एटसेट्रा। ठीक है, और हर चीज की कीमतें बढ़ जाना, इससे नुकसान किसको हुआ, नुकसान तो गरीबों को ही हुआ ना, नुकसान गरीबी को ही हुआ। देखो, अगर किसी की, दो जन की मैं बात करता हूँ, एक इंसान महीने के 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, और एक इंसान महीने के मान लो 25,000 कमाता है। ठीक है, हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि महंगाई से नुकसान किसको होता है। मान लो 5 साल पहले ये दोनों की फैमिली में 5 मेंबर हैं, दोनों की फैमिली में 5 मेंबर है। ठीक है, 5 साल पहले या पिछले साल इसकी फैमिली का खाने पीने का खर्चा, ठीक है, किसका, ये गरीब का खाने पीने का खर्चा 10,000। ठीक है, अब अमीर है तो खाने पीने में खर्चा कितना होगा, 10-12 हजार होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा, तो 50,000 का थोड़ी खाएगा। अमीर है तो क्या पेटू है, ऐसा जरूरी थोड़ी। तो मान लो फिर भी 15,000 का वो खा रहा था। अब महंगाई डबल हो गई, एज्यूम कर लेते डबल हो गई, ठीक है, एज्यूम कर लेते डबल हो गई, तो अब इस साल ये गरीब का खर्चा हो जाएगा 20,000। ठीक है, और ये अमीर का भी मैं डबल कर देता हूं 30,000। अब आप देखो फर्क किसको पड़ा, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके अभी भी 70,000 बच रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन इसके बेचारे के सिर्फ अब महीने के 5,000 का सेविंग्स हो रहा है, अब इसका महीने का सिर्फ 5,000 का सेविंग्स हो रहा है। और कहीं कोई बीमार वगैरह पड़ गया तो, कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो प्रॉब्लम, महंगाई का प्रॉब्लम हमेशा गरीबों को होता है।
और गरीब गरीब बढ़ते जाते हैं क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं होती, सेविंग्स बचती ही नहीं। देखो ना, इसके पास 5,000 ही बचा है, उसमें क्या वो इन्वेस्ट करेगा? और उसे अगर अमीर बनना भी हो तो कैसे बनेगा? इसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पास अभी भी 70,000 बचते हैं हर महीने। तो इन्फ्लेशन से हमेशा गरीबी बढ़ती है, ठीक है। सो दैट इज द फोर्थ रीजन, रैपिड इंक्रीज इन प्राइजेस। फिफ्थ वन इज हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। In India, major part of rural India is dependent on agriculture, but agriculture is dependent on monsoon. Hence, only one crop in a year is cultivated. देखो, normally ऐसा माना जाता है कि एक साल में हम 3 क्रॉप उगा सकते हैं। 3 से 4 महीने का पीरियड होता है एक क्रॉप का, 3 से 4 महीने का, ठीक है। और ऐसे मानसून में एक क्रॉप, विंटर में एक क्रॉप और समर में एक क्रॉप। इस तरह से पूरे 12 महीने में हम कितने क्रॉप उगा सकते हैं? ये 1, ये 2, ये 3। लेकिन ये कब होगा? जब वाटर होगा, इरिगेशन होगा। अगर इरिगेशन नहीं है तो मैक्सिमम लोग सिर्फ मॉनसून में ही एग्रीकल्चर कर सकते हैं और बाकी के 2 सीजन में बेचारे घर पे बैठ जाते हैं। अब आप सोचो, उनकी इनकम सिर्फ यही मंथ में हुई ना, बाकी के में तो कोई इनकम ही नहीं हुई। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। क्या रीजन था इसके पीछे? इसके पीछे रीजन था कि हमारा मैक्सिमम एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट है और मॉनसून भी कैसा? एकदम अनसर्टेन है। अभी आप देखो ना, इस अभी भी वार्निंग दी हुई है बारिश की। कौन सा अक्टूबर आधे से ज्यादा हम निकल चुके हैं, फिर भी वार्निंग दी रही। तो इसे क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून। तो कभी ये जरूरत से ज्यादा होता है, कभी जरूरत से बहुत कम होता है। नुकसान किसको होगा? फार्मर्स को। और हमारा मेजर पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो high increase in population and joint family system also increase the burden of agriculture and result in disguised unemployment. Joint family, 4, 2 फैमिली, 3 फैमिली एक साथ रहते हैं और ये जमीन है। इसमें अगर 4 लोग काम करें तो भी उतना ही प्रोडक्शन, इसमें 2 लोग और ऐड हो जाए तो भी उतना ही प्रोडक्शन। तो वो जो एडिशनल 2 लोग हैं वो हमें दिखता तो है कि वो काम कर रहे हैं, वो हमें दिखता तो है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से वो प्रोडक्शन 100 केजी का 100 केजी है, कोई इंप्रूवमेंट आया ही नहीं उसमें। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं है। इन रूरल इंडिया, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एलाइड इंडस्ट्रीज, एलाइड इंडस्ट्रीज मतलब जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है ना, उसको एलाइड इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। तो अगर बाकी इंडस्ट्री हो तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही तो लिटरेसी भी कम हो रही, क्योंकि घर में इनकम ही नहीं आ रही। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं चल जा, जाके काम कर, खेती बाड़ी कर। तो लिटरेसी बढ़ती नहीं है। लोग अपना गांव छोड़ के कहीं और जाते नहीं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि शहर में उनको ठीक लगता ही नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो शहर में उनको कोई वैल्यू मिलती नहीं, ना ही जॉब मिलती। तो बेचारे करते क्या? गाँव में बैठ के जो कर सकते हैं वो काम करते रहते हैं। और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पोवर्टी क्या कम थोड़ी होगी? पोवर्टी भी बढ़ेगी। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना अनएम्प्लॉयमेंट उतनी पोवर्टी। तो ये कुछ रीजंस है, किस चीज के? पोवर्टी के रीजंस। हमने सारे रीजंस एक एक करके हमने देख लिए। हिस्टोरिकल रीजंस हमने देखे, रूरल एरिया की पोवर्टी के रीजंस हमने देखे, इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने देखे। अब सोशल रीजंस। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, पहला रीजन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत कम होता है। पोवर्टी इन इंडिया, स्कैरसिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी है। क्या रीजन है हम डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग एंड स्किल्स, लो लेवल ऑफ एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेनिंग from the use of new technology in agriculture, new agriculture system, research and benefit of market for sale of product. See, I will just share one example. मैं कुछ पहले अपने गांव जाता था, समझ लो ना, कुछ 5-10-15 ईयर्स की बात है। तो अपने गूगल पे तो मैप, ये वेदर फोरकास्ट आ ही जाता है, अगले 10 दिन का आ जाता है, राइट? आप भी देखते ही होंगे। तो मैं वहां जाके लोगों को बोलता था
कि भाई ऐसा कुछ तुम, कभी कभी क्या होता है पता है, बीज बोते हैं ना, बीज बोने के कुछ दिन तक बारिश आनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए, ऐसा कोई रूल है उसका, और उतने पीरियड में अगर नहीं आती तो पूरा पूरा पैसा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है पता है, वो लोग दवाई छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स छिड़कने के कुछ पीरियड तक बारिश नहीं आनी चाहिए, वरना वो पूरी दवाई बह जाती प्लांट पे से। लेकिन पहले वो लोग कुछ देखते ही नहीं थे, ऐसे अंधाधुंध कभी भी उठ के चालू हो जाते थे। तो मैं उनको समझाता था ऐसे आप मोबाइल पे देख, लेकिन लोगों के पास मोबाइल ही नहीं होते थे, वो एंड्रॉइड और ये टच मोबाइल है तो अभी भी सस्ते हुए तो गांव में अभी सबके पास है, पहले ऐसे होते नहीं थे, राइट। लेकिन इस बार मैंने देखा, इस बार हर एक जन मोबाइल यूज कर रहा है, हर एक जन वेदर का ऐप उन्होंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो चेक करते हैं कि अगले 2 दिन 3 दिन में क्या टेम्परेचर होगा, हवा कहाँ से बहने वाली है, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, कितनी % ह्यूमिडिटी रहेगी, वो पूरा चेक करते हैं और उसके बाद वो फार्मिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो फार्मिंग कर रहे हैं ना, उसमें नए जनरेशन के बच्चे फार्मिंग कर रहे हैं, जिन्होंने जो कॉलेज में आए हैं या जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, नया जनरेशन गांव में अभी फार्मिंग कर रहा है। और जो पुराना जनरेशन था वो अभी निकल रहा है या रिटायर हो रहा है, या साइड, उनका रोल अभी साइड बाय साइड हो गया, और जो डोमिनेट कर रहे हैं वो ये नए बच्चे कर रहे हैं, एंड इट इज वेरी गुड। और इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत बहुत दिमाग लगा के काम कर रहे हैं। दूसरा, पहले मैं जब देखता था गांव में तो फार्मिंग कैसे करते थे पता है, एक ने अगर ऑनियन प्रोड्यूस किया तो दूसरा भी ऑनियन, तीसरा भी ऑनियन, सबके सब ऑनियन ही प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी मैंने एक यूनिकनेस देखी, ऐसी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो नॉर्मली कोई प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे मेरे गांव में एक जन ने रोज के प्लांट लगाए, रोज की फार्मिंग कर रहा है। अब रोज की फार्मिंग तो किसी ने नहीं की थी, लेकिन ये नया बंदा है जिसने रोज की फार्मिंग की और जिसने MBA कंप्लीट करके वो फार्मिंग कर रहा है, MBA कंप्लीट करके वो फार्मिंग कर रहा है। मतलब अब हमारे फार्मर्स भी क्या हो गए, एजुकेटेड हो गए। लेकिन पिछले इतने सालों में 75 ईयर्स में तो नहीं था। तो वो एक रीजन है हमारे यहाँ की पोवर्टी का, दैट इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये फॉरेन कंट्रीज के फार्मर्स क्या करते हैं, सिर्फ हमारी कंट्री में 50%, अप्रोक्स 50% लोग फार्मिंग कर रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में सिर्फ 2% से लेके 3% लोग फार्मिंग करते हैं बस। लेकिन कई चीजों में इन लोगों का प्रोडक्शन हमारे 50% प्रोडक्शन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लोग टेक्निकली प्रोडक्शन करते हैं, दिमाग लगा के प्रोडक्शन करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादातर फार्मर्स तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो उनको क्या वो वेदर और ह्यूमिडिटी और परसेंटेज क्या समझ में आएगा, ये उनको समझ में नहीं आता। एज ए रिजल्ट बोथ पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रिमेन्स लो। ये हमने देख लिया था ऊपर। दिस इज द रीजन ऑफ low level of income of farmers. Apart from this, because of low level of education, they get less opportunity in alternative employment. Alternative employment मतलब एग्रीकल्चर के अलावा, पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरी जगह पे भी उनको जॉब नहीं मिल रही। वेज लेवल्स रिमेन्स लो एंड पोवर्टी इंक्रीजेस। तो वेजेस कम हो जाते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए पोवर्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सोशल रीजन हमने डिस्कस किया। उसके अंदर दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब मेल फीमेल में डिफरेंस रखना। इंडिया हैज जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग। सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल्स। हमारे यहाँ पे मेल फीमेल का हमेशा इंपॉर्टेंस कम रहा है। कुछ बॉयज कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक दो जन। एज अ रिजल्ट वुमेन फेस हायर लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशन, लो वेट एंड वीकनेसेस। नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल होते हैं वो बाद में खाना खाते हैं, मेल पहले खाते हैं। तो गांव में वैसे ही कम बनता है, तो पहले मेल पेट भर के दबा के खा लेते, जो बच गया वो बचता है फीमेल को। तो जाहिर सी बात है उनमें खाने पीने की तो कमी रहेगी, न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स कम मिलेगी, और इसीलिए नॉर्मली वो वीक होते हैं या वीकनेस उनमें ज्यादा होती है। दिस कॉज हाई मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब मदर डेथ रेट, ठीक है। ये कब होता है, जब बच्चे को जन्म देते हैं उस टाइम की बात होती है। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स अमॉन्ग न्यू बॉर्न चिल्ड्रन। नए जिनका जन्म हुआ है उन बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है और मदर में भी प्रॉब्लम होती है। वर्क एलोकेशन इज सच दैट इट इज बिलीव्ड एज कंपल्सरी फॉर वुमेन टू वर्क एट होम, रिजल्टिंग
in low level of education and less economic opportunities to work. ऐसा माना जाता है कि फीमेल का मतलब उनको घर पे काम करना है, ये फाइनल। तो जब ऐसी मेंटेलिटी है कि फीमेल को घर पे ही काम करना है, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, तो इनको पढ़ा लिखाने का क्या फायदा है, क्यों खर्च करे, स्कूल की फीस क्यों भरे, ट्यूशन की फीस क्यों दे, बैठने दो घर पे और स्कूल भेजने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी एक सोच होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एट वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स। नॉर्मली जहाँ काम करने जाते हैं वहां पे भी फीमेल्स के लिए पे कम किया जाता है। जो मजदूर होते हैं ना, मजदूर, उनमें जो मेल होता है वो एक दिन का सम 800 या 700 रुपये उसकी वेजेस एक दिन का, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसका अराउंड 500 रुपये वेज है। यानी फीमेल में यहाँ पे भी अनइक्वल है, ठीक है। नॉर्मली हमारी कंट्री मेल डोमिनेटेड है, कई डेवलप कंट्रियां काफी आगे निकल गई, राइट ना। यहाँ पे जैसे जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली मेंटेलिटी क्या होती है, अगर वाइफ माँ बनने वाली है तो क्या बोलते हैं, वाइफ इज प्रेग्नेंट, राइट। लेकिन फॉरेन में कई कंट्रियों में इतने डेवलप किए, हस्बैंड वाइफ दोनों बोलते हैं वी आर प्रेग्नेंट, इतने डेवलप है। मतलब वो लोग ऐसा मेल फीमेल में भेदभाव नहीं करते, राइट। तो स्लोली स्लोली ये चीज हमारी कंट्री में भी आ रही है, और मुझे तो लगता है एक कदम फीमेल आगे निकल जाएगी 8-10 सालों में, ऐसा ही होने वाला है। पहले देखो ना डाउरी सिस्टम, अब कौन डाउरी देता है, कोई डाउरी देता नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि लड़कियां है ही नहीं, लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है, क्योंकि हमारे पे वैसे भी फीमेल मेल रेशियो में मेल कम है और फीमेल मेल ज्यादा है, फीमेल कम है। तो वैसे ही फीमेल की शॉर्टेज है, और फीमेल की शॉर्टेज, दूसरा फीमेल पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं, बॉयज कहाँ पढ़ाई करते हैं। कोई भी क्लास में जाओ ना, तुम्हारे क्लास में देखो ना कौन रैंकर्स होते हैं, कोई भी स्कूल में जाओ, हर जगह पे मैंने तो यही देखा है, हर क्लास में गर्ल्स ही रैंकर्स होते हैं। तो पढ़ाई भी गर्ल्स ही करते हैं, हर चीज में आगे गर्ल्स ही है, और दहेज भी गर्ल्स ही दे। वाह, तो फ्यूचर में तो ये बंद होने ही वाला है, काफी हद तक तो हो ही गया है। मतलब अभी तो क्या हो गया, एजुकेटेड लोगों ने बंद कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में तो हर एक जन बंद करने ही वाला है, ठीक है। और गर्ल्स ने यूनियन बना दिया कि नहीं दहेज तो देना ही नहीं है, तो लड़के खुद दहेज देंगे, भाई हम देते हैं और शादी करो, तो उल्टी गंगा बहने ही वाली, बॉयज को दहेज देना पड़ेगा। ओके, तो ये क्यों, क्योंकि ये अभी एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन हम बात किसी की, ये जो मैंने पूरा बताया वो किसके बारे में, ये अर्बन एरिया के बारे में बताया, लेकिन गांव में आज भी बहुत हालत खराब है। बहुत से स्टेट्स, अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है, उनपे आज भी बहुत बुरी हालत है। तो वो चेंजेस लाना जरूरी है, वो चेंजेस जब आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। और फीमेल में अगर एजुकेशन है तो घर में 2 लोग कमाने वाले होते हैं, फिर तो घर में पैसे तो आएंगे डबल। लेकिन अभी की मेंटेलिटी क्या है, अब तक की मेंटेलिटी क्या रही है हमारी कंट्री में, फीमेल को घर का खाना बनाना है, मतलब पूरा डिपेंडेंसी एक घर की आती है एक मेल पे। तो घर में 50% इनकम आ रही है, वो भी कम, तो कहां से गरीबी से बाहर आएगी, गरीब तो रहने वाले ना। तो लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करना जरूरी है, मेंटेलिटी चेंज होगी तभी हर चीज चेंज होने वाली है। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लेस देन हाफ आर वुमेन, आधे से कम वुमेन है, मतलब मेल ज्यादा है, वही हुआ। Amongst them, low health level and less opportunities to work in economic field keeps family income low, and this increase the level of poverty. और उन फीमेल्स में भी उनकी हेल्थ भी बहुत कम है, उनको काम की अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती, और इस वजह से फैमिली के अंदर पुअर्टी लेवल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। चलो, ये कुछ सोशल रीजंस हमने डिस्कस किए। एक तो एजुकेशन कम होना, दूसरा जेंडर इनइक्वालिटी होना। सम अदर रीजंस है